कहानियों के इस अनमोल एहसास में आप सभी का दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 9। आई होप आपको सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और इस कहानी के पार्ट 8 तक आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है और आप कहानी को फुली एंजॉय कर सकते हैं। काव्या अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। चेहरा भी पसीने से भीगा हुआ था। काव्या कभी अपने फोन पर उस मैसेज को देखती तो कभी घड़ी पर। बीतते वक्त के साथ उसकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। कमरे का दरवाजा खुलते ही काव्या अपने कदम रोक लेती है। सामने देखती है तो आदित्य कमरे में आया हुआ होता है। आदित्य की नजरें सबसे पहले काव्या पर पड़ती है। काव्या को तो आदित्य के देखते ही घबराहट बढ़ने लगती है। आदित्य धीरे धीरे अपने कदम काव्या की तरफ बढ़ाता है। आदित्य को अपनी तरफ बढ़ता देख काव्या अपने कदम पीछे करने लगती है। काव्या की हरकत से आदित्य को कुछ समझ नहीं आता। नजदीक का जैसे ही एहसास होने लगता है काव्या की धड़कनें तेज होने लगती हैं। काव्या कदम पीछे करते करते दीवार से सट जाती है। आदित्य अब तक अपने कदम बढ़ाते हुए काव्या के पास आने लगता है। काव्या घबराते हुए बस आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य अब काव्या के बिल्कुल पास आ जाता है और अपने हाथ माथे पर रखकर कहता है, तुम ठीक हो? काव्या घबराहट में हकलाते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदित्य उसे अजीब नजरों से देखता है, फिर कहता है, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? काव्या अपने हाथों को गाल पर छूते हुए घबराते हुए कहती है, पसीने? वो मुझे गर्मी, हाँ मुझे गर्मी लग रही है। आदित्य, गर्मी? लेकिन वह इतना ही बोलता है कि काव्या जल्दी से कहती है, आते साथ ही आप इतने सारे सवाल लेकर बैठ गई, आप जाइए और फ्रेश हो जाइए। काव्या दीवार से हटकर सोफे पर जाकर बैठ गई और अपना फोन को ऑन करके देखने लगती है। आदित्य हैरान सा काव्या को देखता है, फिर वहां से चलकर बेड के पास जाकर पॉकेट से फोन निकालकर टेबल पर रखता है। काव्या चोर नजरों से आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य वॉशरूम चला जाता है। उसके जाते ही काव्या अपनी जगह से उठकर बेड की तरफ बढ़ जाती है। टेबल से फोन लेकर काव्या सोफे की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और फोन ऑन करने लगती है, लेकिन फोन पर पासवर्ड लगा हुआ था। काव्या एक दो पासवर्ड देखकर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खुलता। तभी आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है। आहट सुनते ही काव्या वॉशरूम की तरफ मुड़कर देखती है और फोन को पीछे छिपा लेती है। आदित्य की नजरें फिर एक बार काव्या पर चली जाती हैं। आज काव्या का बिहेवियर उसे बहुत अजीब लगता है। आदित्य काव्या पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बेड की तरफ बढ़ता है। टेबल पर अपने फोन को न देख आदित्य अपनी नजरें इधर से उधर करने लगता है। काव्या वहां खड़ी बस खुद के घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर तक आदित्य बेड, टेबल और ड्रॉर में देखता है, फिर कुछ सोते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगता है कि उसका फोन रिंग होता है। फोन रिंग होते ही काव्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वहीं आदित्य पीछे मुड़कर देखता है। आवाज का पीछा करते हुए आदित्य काव्या की तरफ बढ़ने लगता है। अब तक उसे समझ आ चुका था कि काव्या के पास ही फोन है। अब भी काव्या फोन को पीछे छुपा रखी हुई थी। अब अपने करीब आदित्य को महसूस कर अपनी आंखें खोल लेती है। आदित्य काव्या के चेहरे की तरफ झुकने लगता है। आदित्य को ऐसा करता देख काव्या की तो सांसें ही अटक जाती हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं। आदित्य झुकते हुए काव्या के चेहरे के एकदम पास चला जाता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए काव्या के पीछे ले जाता है। आदित्य के हाथ काव्या के हाथों पर चले जाते हैं। आदित्य के छूते ही काव्या की पकड़ आदित्य के फोन पर कस जाती है। आदित्य के हाथ काव्या के हाथों से फिसलते हुए अपने फोन पर चले जाते हैं। आदित्य की गर्म सांसें काव्या के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे काव्या सिर से जा रही थी। आदित्य अपना फोन काव्या से छुड़ाकर उसे दूर हो जाता है, फिर एक नजर काव्या को देखकर वहां से जाने लगता है। तभी काव्या कहती है, हमें आपका फोन चाहिए। आदित्य के कदम वहीं रुक जाते हैं। वह पीछे पलटकर काव्या की तरफ देखती है, फिर अपना फोन काव्या की तरफ बढ़ा देती है। 8 अक्टूबर ये बोलकर आदित्य वहां से चला जाता है। काव्या फोन लेकर पासवर्ड देती है। 8 अक्टूबर लोग ओपन होते हैं तो वह जल्दी से व्हाट्सएप ओपन करती है। व्हाट्सएप को देखकर काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। व्हाट्सएप पर आदित्य को इतने सारे मैसेज आए थे, कई सारे मशहूर बिजनेसमैन, एक्टर्स और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन आदित्य ने एक भी मैसेज नहीं पढ़ा था। उसने किसी का मैसेज पढ़ा था तो वह थी अरुणी देवी। काव्या जल्दी से अपना मैसेज आदित्य के फोन से डिलीट करती है। फिर उसके फोन को रखने वाली होती है कि उसे क्या होता है, वह उसके गैलरी में फोटो को चेक करने लगती है। गैलरी में पूरे सिंगानिया परिवार की फोटो भरी पड़ी थी। उसके साथ ही काव्या और आदित्य की शादी की फोटो भी थी। काव्या फोटो को देख ही रही थी कि उसकी नजरें एक फोटो पर जाकर ठहर जाती है। ये फोटो कॉलेज के वक्त की थी, जिसमें आदित्य ने काव्या के कमर से पकड़ा हुआ था गिरने से बचाने के लिए। उस वक्त काव्या ने एक टॉप पहनी थी और नीचे लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी। टॉप थोड़ी छोटी थी, जिसे आदित्य के हाथ काव्या के खुले कमर पर थी। दोनों एक दूसरे को एकदम देख रहे थे। ये देखते ही काव्या उस पल में पूरी तरह से खो सी जाती है। आदित्य काव्या को कमर से पकड़ा हुआ था, तभी अचानक आदित्य काव्या को छोड़ देता है, जिससे काव्या नीचे गिर जाती है। आदित्य वहां से सीधे कॉलेज से बाहर निकल जाता है। काव्या अपनी कमर पकड़कर उठ जाती है और कॉलेज इंट्रेंस गेट की तरफ देखते कहती है, अगर गिराना ही था तो पकड़ने की क्या जरूरत थी, खड़ूस कहीं का। काव्या की बात सुनकर काव्या के साथ जो सहेलियां थी वह हंसने लगती हैं। काव्या उन्हें घूरते हुए देखती है तो उसमें से एक अपना फोन दिखाते हुए कहती है, अरे देखा यार, तुम दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल एक कपल की तरह। काव्या हैरानी से, ये तुमने कब खींची? उसकी सहेली प्राउड करते हुए कहती है, यही तो मेरी टैलेंट है, जब तुम दोनों एक दूसरे की नजरों में खोए हुए थे तो मैंने खींच ली। काव्या इसे डिलीट कर अभी जल्दी। उसकी सहेली नाम से हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, अरे यार देख नहीं रही कितनी अच्छी लग रही हो तुम दोनों, फ्यूचर में कभी साथ होए तो ये देखकर कॉलेज की यादें को ताजा कर लेना। मैं तो सोच रही हूँ इसका पोस्टर बनवा लूँ और बड़े अक्षरों में लिख दूँ, अनएक्सपेक्टेड लव बर्ड्स मिस्टर आदित्य सिंघानिया एंड मिसेस काव्या त्रिवेदी। काव्या उसकी बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, ऐसा किया ना तो फिर कल ही तेरी फोटो पर यहाँ हार चढ़ा होगा और सारे स्टूडेंट तेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। काव्या की बात सुनकर सब सहेलियां हंसने लगती है और उस लड़की का मुंह बन जाता है। काव्या को सोचते हुए फिर कहती है, और एक बात ये जो अभी हुआ पिया को मत बताओ, वरना वो पूरा दिन मेरा दिमाग खराब कर देगी। ये सब याद करते हुए काव्या एकदम से अपनी बीते दिनों से बाहर आती है। फिर जल्दी से अपना फोन निकालकर गैलरी में चेक करती है। उसके पास भी वही फोटो थी जो आदित्य के फोन पर थी, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी अलग थी। काव्या का ध्यान और एक चीज पर चली जाती है, वह थी डेट। उस फोटो की डेट थी 8 अक्टूबर। काव्या अपने फोन पर भी चेक करती है तो उसमें भी सेम ही डेट था। मतलब ये वही दिन था जब आदित्य ने काव्या को छुआ था। काव्या अफसोस में पड़ जाती है कि आखिर आदित्य ने इस डेट को अपना पासपोर्ट में क्यों बना रखा है। बहुत देर सोचने के बाद वह ये मान लेती है कि शायद ये वो साल ना हो जिस साल ये फोटो खींची गई हो।
हो सकता है 8 अक्टूबर आदित्य के बहुत खास दिन हो, लेकिन काव्या को रह रहकर उसी दिन की याद आ रही थी और उसे मन ही मन ये भी लग रहा था कि यही वही दिन है जो आदित्य के लिए बहुत खास था। जो भी हो, ये बात तो आदित्य ही बता सकता था। काव्या अपनी जगह से उठकर आदित्य के फोन को टेबल पर रखती है, फिर डिनर के लिए नीचे चली जाती है। रात के समय आदित्य बेड पर सोया हुआ था और काव्या इधर से उधर करवट ली जा रही थी। उसे रह रहकर वही बातें सता रही थी कि आखिर आदित्य ने 8 अक्टूबर पासपोर्ट क्यों रखा। आंख बंद तो हो रही थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। काव्या आदित्य की तरफ पीट करके लेट जाती है। कुछ ही पल में फिर वह आदित्य की तरफ पलट जाती है। फिर क्या होता है, फिर से पीट करके लेट जाती है। तभी अचानक आदित्य काव्या को कमर से पकड़कर अपनी तरफ पलट देता है। आदित्य के छूते ही काव्या के पूरे शरीर में सिरन सी दौड़ जाती है। काव्या अपनी बड़ी बड़ी पलकों को जब काटते हुए आदित्य को देख रही थी। आदित्य के खींचने से दोनों ही बहुत पास आ जाते हैं। आदित्य की आंखें भी खुली हुई थी। काव्या के बार बार करवट बदलते रहने से आदित्य को भी नींद नहीं आई थी। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रही हो। काव्या मन में, क्या मैं इन्हें पूछ लूं या रहने। मुझे नहीं लगता मुझे पूछना चाहिए। अगर नहीं पूछना तो फिर आज मुझे नींद नहीं आएगी। एक काम करती हूँ, पूछ ही लेती हूँ। इतना बोलकर काव्या आदित्य की तरफ देखती है, जो कब से उसे अजीब नजरों से ही देख रहा था। काव्या थोड़ा घबराते हुए कहती है, पहले आप वादा कीजिए कि आप बिना सवाल किए जवाब देंगे और बात को भी नहीं टालेंगे। आदित्य, ठीक है। काव्या, वो आपने अपना पासपोर्ट। काव्या इतना ही बोलती है कि आदित्य सपाट से बोलता है, तुम्हें ये सब जानने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। काव्या का मायूस सा मुंह बन जाता है। वह कहती है, आपने वादा किया था कि आप बात नहीं टालेंगे। आदित्य तुरंत कहता है, फालतू के सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। ये सुनते ही काव्या नाराजगी से आदित्य के हाथ को अपनी कमर से हटाती है और बेड से उठकर बालकनी की तरफ चली जाती है। आदित्य काव्या की इस हरकत से गहरी सांस लेता है और उठकर बालकनी की तरफ जाता है। काव्या बालकनी से रात के नजारों को देख रही थी। आदित्य बिना वक्त गवाए काव्या को गोद में उठा लेता है। काव्या नीचे उतरने के लिए कोशिश करते हुए, छोड़िए मुझे, आप फालतू लोगों के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आदित्य काव्या की सारी बातों को इग्नोर करके उसे बेड पर लेटा देता है। काव्या फिर से उठने की कोशिश करती है तो आदित्य काव्या की अंगुलियों में अपनी अंगुली फंसाते हुए उसकी तरफ झुकने लगता है। आदित्य को अपनी तरफ और झुकता देख काव्या धीरे धीरे पीछे होकर बेड पर लेट जाती है। काव्या थोड़ी नाराजगी से कहती है, जब देखिए हर वक्त मुझे चुप करवा देते हैं, जिस सवाल का जवाब देने का मन करता है वही देते हैं। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, 2 साल पहले 8 अक्टूबर मेरे लिए बहुत ज्यादा खास दिन था। जैसे ही काव्या ये सुनती है उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह वही कॉलेज का दिन था। काव्या फिर से सवाल करने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि आदित्य एकदम से झुककर काव्या के होठों पर अपने होठ रख देता है। आदित्य के ऐसे करते ही काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आदित्य काव्या के हाथों को बेड पर पुश करता है और बहुत सॉफ्टली किस करने लगता है। होठों के पहले एहसास से काव्या की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। आदित्य काव्या के होठों के रस को बहुत ही धीमे धीमे पिए जा रहा था। काव्या के अंगुलियों में जो उसकी अंगुलियां फंसी हुई थी वो और भी ज्यादा टाइट हो जाती हैं। आदित्य भी सॉफ्ट किस अब हार्ड होने लगी थी। वहीं काव्या के होठ को लिक और सक भी करने लगता है। काव्या तो बस आदित्य की किस को महसूस कर रही थी। आदित्य से अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। वह एकदम से काव्या के ऊपर आ जाता है और उसके होठों को बेताज चूमने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि काव्या सांस नहीं ले पा रही है तो उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर आ जाता है और किसके साथ फाइट करने लगता है, जिससे काव्या के मुंह में आ निकल जाती है। आज सुनते ही आदित्य काव्या के ऊपर चढ़कर बेड पर लेट जाता है और काव्या को अपनी ऊपर खींच लेता है। काव्या तो अपनी आंखें खोलने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। आदित्य फिर एक बार काव्या के गले पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। काव्या के हाथ अब फ्री थे, जिससे वह आदित्य के कंधों पर चले जाते हैं और कस जाते हैं। फिर एक बार आदित्य काव्या को बाइट करने लगता है, लेकिन इस बार काव्या की आवाज नहीं करती। आदित्य अपना कंट्रोल वक्त के साथ खोते जा रहा था। उसके साथ धीरे धीरे काव्या के कमर को सहलाते हुए पीठ पर चले जाते हैं। आदित्य के दोनों हाथ काव्या के ब्लाउज के बटन को खोलने लगते हैं। आदित्य काव्या के ब्लाउज के बटन को खोल ही रहा था कि एकदम से उसके हाथ रुक जाते हैं और वह जो काव्या के गले को चूमे जा रहा था एकदम से रुक जाता है और काव्या को देखने लगता है। काव्या अभी आंखें बंद की हुई थी। आदित्य काव्या को कसकर गले लगा लेता है और उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहता है, अब तो तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल ही गए ना। काव्या एकदम से सिर उठती है और कोई जवाब नहीं देती। काव्या आदित्य के ऊपर ही सो जाती है। आदित्य भी काव्या को अपने ऊपर ही सोने देता है और खुद भी आंखें बंद कर सो जाता है। सुबह करीब 6 बजे काव्या भी की नींद खुलती है। आंखें खोलते ही काव्या साइड में देखती है तो कोई नहीं होता। तभी एकदम से वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और आदित्य बाहर आता है। आदित्य को देखते ही काव्या को रात का सीन याद आने लगता है, जिसे उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह अपना सर झुका लेती है। आदित्य एक नजर काव्या को देखता है, फिर तैयार होने लगता है। काव्या जल्दी से बेड से उठती है और वॉशरूम चली जाती है। शावर लेने के बाद काव्या वॉशरूम में आईने में सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। उसकी गर्दन पर जगह जगह आदित्य के दिए हुए निशान दिखाई दे रहे थे। एक ऐसे जगह नहीं था जहाँ निशान ना हो। ये सब देखकर तो काव्या शर्म से पानी पानी हो जाती है। एहसासों से भरा ये निशान काव्या की बहुत ही ज़्यादा नया था। काव्या के लिए बहुत ही ज़्यादा नया था। आई होप दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। काव्या रेडी होकर कमरे से बाहर जाती है। आज उसे घर थोड़ा सुना सुना सा लग रहा था। हॉल पर आज छोटों के अलावा कोई नहीं दिख रहा था और यहाँ तक आदित्य भी आज स्टडी रूम में नहीं था। वह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया था। काव्या डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सब उसमें उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। काव्या अपनी नजरें कमरों की तरफ घुमाते हुए पूछती है, आज सब कहाँ चले गए। अनुराग नाश्ते की एक बाइट लेते हुए कहता है, सालों से रीत चली आ रही है, आज के दिन कोई एक साथ खाना नहीं खाते। काव्या असमंजस सा, कैसे रीत। सौरभ थोड़ा दुख सा होकर कहता है, आज आदि का बर्थडे है। काव्या हैरानी से, बर्थडे है। अनुराग हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ आज हमारे खड़ूस भाई का बर्थडे है, लेकिन इसे ऐसे मनाया जाता है जैसे किसी का मरण दिन को मनाया जाता हो। आज किसी के होठों पर मुस्कान नहीं होती, बल्कि कम होता है, और क्यों होता है वही तो बड़ू को ही पता है।
रूहानी भी बोल पड़ती है, बड़ी माँ तो आज के दिन कमरे से बाहर ही नहीं आती। बड़े पापा और पापा कल ही घर से बाहर चले गए। दादी भी कल देर रात को ही कहीं चली गई और माँ तो कमरे में ही है। वो बाहर तो आती ही है लेकिन किसी से ठीक से बात नहीं करती। काव्या सबको बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। तभी कुछ याद करके वह पूछती है, आज तक किसी ने उसके बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया? सौरभ तुरंत कहता है, 1 साल पहले हमने कोशिश की थी। उस वक्त जो हमने आदि का रूप देखा उसके बाद से तो किसी ने सेलिब्रेट करने की कोशिश ही नहीं की। काव्या, ऐसा क्या हुआ था? काव्या के सवाल पर अनुराग बोलता है, 1 साल पहले घर में माँ पापा चाचा चाची ऐसे ही कहीं चले गए थे, तो हमने सोचा कि आदि भाई के इस दिन को स्पेशल बनाते हैं। उसकी तैयारियां हम करने लगे। तैयारियां हो गई, सब कुछ हो गया, बस हम आदि भाई के आने का इंतजार करता हुआ। कुछ देर बाद आदि भाई घर आए। घर में लाइट्स को हमने बंद रखा। आदि भाई के आते ही हमने लाइट्स ऑन कर दी। उनको एक साथ विश करने लगे। अर्जुन भाई आदि भाई के गले लग गए और उसे विश किया। तभी आदि भाई ने अर्जुन भाई को जोर से धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और चिल्लाते हुए कहने लगे, आई हेट दिस डे, आई हेट दिस डे। वो एकदम से अजीब सा बर्ताव करने लगे और एक ही बात रिपीट करते रहे, आई हेट दिस डे। अर्जुन भाई हैरान से आदि भाई को देख रहे थे। फिर एकदम से आदि भाई सारी सजावट को हटाने लगे। टेबल कुर्सी सब लात मारकर अपना गुस्सा निकालने लगे। कुछ ही पल में पूरा हाल तहस-नहस हो चुका था और आदि भाई की आंखें गुस्से से लाल थी, हाथों से खून बह रहा था। हम घबरा गए। अर्जुन भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन फिर एक बार आदि भाई ने उन्हें धक्का दिया और बाहर जाकर तेज रफ्तार से कार लेकर चले गए। अनुराग की बातों से काव्या एकदम हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है, कोई अपने ही जन्मदिन से नफरत आखिर कैसे कर सकता है? काव्या के लिए आदि अब बिल्कुल पहेली बन चुका था। नाश्ते के बाद काव्या आदित्य के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में जाने लगती है। तभी अचानक से सौरभ दौड़ते हुए आता है और काव्या के सामने खड़ा हो जाता है। काव्या सौरभ को सवालिया नजरों से देखती है। सौरभ एकदम से सीरियस होकर कहता है, भाभी आज के दिन आदि बहुत ज्यादा अकेला पड़ जाता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आज के दिन के लिए हर पल की तरह अकेले से ना गुजरने दें। काव्या असमंजस में, लेकिन मैं कैसे? सौरभ, आपके सिवाय ये कोई नहीं कर सकता भाभी। काव्या, वह तो ऑफिस गए हैं तो फिर मैं। सौरभ, वो आज ऑफिस नहीं जाता। काव्या, तो फिर कहाँ गए हैं? सौरभ वहां से आगे बढ़कर, चलिए मैं आपको लेकर जाता हूँ। काव्या सौरभ के पीछे जाने लगती है। नीचे कार के आगे वाली सीट पर काव्या बैठी जाती है और सौरभ ड्राइव करने लगता है। एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन जो हरियाली से भरा हुआ था, उसमें हंसते हुए रूहानी दौड़ रही थी। उसके पीछे तसंज उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए बोलता है, रूह आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। रूहानी हंसते हुए, पहले पकड़ो तो सही। तभी अचानक तसंज रूहानी की कलाई को पकड़कर खींच लेता है, जिसे दोनों के बैलेंस बिगड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वह दोनों इस तरह से कि रूहानी नीचे और तसंज उसके ऊपर। गिरते ही तसंज और रूहानी की नजरें एक दूसरे से मिल जाती हैं और अचानक वे दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तसंज रूहानी के ऊपर से हटकर उसकी बगल में लेट जाता है। कुछ देर बाद दोनों की बीच शांति पसर जाती है। तभी रूहानी आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, तंज, हमारे इस रिश्ते के बीच कभी कोई नहीं आनी चाहिए। तंज, हमारे इस रिश्ते के बीच कभी कोई नहीं आनी चाहिए। तसंज अपनी जगह से उठकर अपनी कोहनी की सारी रूहानी को देखते हुए आश्चर्य से कहता है, कोई नहीं आनी चाहिए मतलब? रूहानी अपनी जगह से उठकर बैठ जाती है और कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे बीच कभी नहीं आनी चाहिए। तसंज थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। रूहानी घूमकर तसंज को देखती है और कहती है, कभी नहीं। रूहानी, दोस्ती का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। दोस्ती के कंपेयर में प्यार का रिश्ता बहुत कमजोर होता है और मुझे कमजोर रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं। तसंज, और अगर गलती से मुझे तुमसे प्यार हो गया तो? रूहानी जड़ से तसंज की आंखों में देखते हुए बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तसंज। तसंज भी अब अपनी जगह से उठकर बैठ जाता है और कहता है, तो फिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि हमारे बीच कोई ना आए? रूहानी एकदम से चुप हो जाती है। रूहानी को चुप देखकर तसंज फिर कहता है, हम दोनों के बीच तो हमारी दोस्ती का रिश्ता होगा, तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में आने का सवाल ही नहीं उठता। तुम बस मेरी दोस्त होगी और वो मेरे दिल। तसंज इतना ही बोलता है कि रूहानी शर्ट से उसकी कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है, तंज, मैंने कहा ना मुझे कमजोर रिश्ते पसंद नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के आने से हमारे बीच बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम मुझे टाइम नहीं दे पाओगे, हम कभी नहीं मिल पाएंगे और इन सब में हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा और ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। रूहानी ने अचानक रिएक्शन से तसंज हैरान हो जाता है और रूहानी को शांत कराते हुए कहता है, रिलैक्स रूह, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा। तसंज की बात सुनते ही रूहानी उसका कॉलर छोड़ देती है। रूहानी को देखते ही तसंज बोलता है, रूह, तुमने तो ये फैसला ले लिया कि मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो? रूहानी अचानक ही तसंज को ढकेल देती है, जिसे वह नीचे लेट जाता है। रूहानी उसके ऊपर आ जाती है और उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर कहती है, अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो इतना बोलते बोलते रूहानी तसंज के गाल पर जोर से बाइट करती है और झटके से हंसते हुए भाग जाती है। तसंज अपनी आंखें खोल उठता है और अपने गालों पर हाथ देखकर कहता है, रूह की बच्ची, अब तो तू मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। गार्डन में रूहानी की खिलखिलाती हुई हंसी बिखरी हुई थी। चारों तरफ दोनों के अलावा कोई नहीं था। वह दोनों एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिता रहे थे। तसंज बेड पर लेटा हुआ अपनी और रूहानी की यादों में खो सा गया था। वह एकदम से अपनी आंखें खोलता है और कहता है, रूह, तुमने मुझे मीठी यादें तो दे दी है, लेकिन इन यादों में भी तुम्हारे जवाब हमेशा अधूरे ही होते हैं। आखिर क्यों रूह, क्यों तुम हर पल मुझे तड़पाती हो? ये सब बोलते हुए तसंज की आंखों में दर्द दिखने लगता है। सौरभ एक जगह अपनी कार रोकता है। चारों तरफ ना कोई घर था, ना कोई इंसान, बस हरियाली से घिरा जगह। वह कुछ चट्टानें थी, चट्टानों के चीरती नदियां बह रही थी। काव्या कार से उतरती है। सौरभ भी कार से उतरता है और काव्या को देखकर आंखों से चट्टानों की तरफ देखने को इशारा करता है। काव्या चट्टानों की तरफ देखती है, वहां पर आदि सर झुकाए बैठा हुआ था। सौरभ कार में बैठकर वहां से चला जाता है और कॉल करके बोलता है, दादी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। इधर काव्या अपने कदम बढ़ाते हुए आदि के पास पहुंच जाती है और बिना कुछ बोले उसके सामने बैठ जाती है। आदित्य वैसे ही सिर झुकाए कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। काव्या को झट से बड़ी नरमी से जवाब देती है, क्या आप ही मेरे पति हैं? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। आप ही मेरे अकेलेपन को दूर कर सकते हैं, मैं नहीं। मेरे लिए कुछ भी करने का हक सिर्फ आपको है, मुझे नहीं। काव्या के बोलते ही आदित्य उसे देखने लगता है। काव्या जैसे ही आदित्य की आंखों में देखती है तो एकदम से सहम जाती है। आदित्य की आंखें एकदम लाल थी गुस्से और आंसुओं को रोकने की वजह से। फिर भी काव्या कुछ नहीं बोलती और सामने देखने लगती है। आदित्य भी सामने देखता है। उनके बीच भी खामोशी में दिन कब ढल गया।
उनके बीच की खामोशी के में दिन कब ढल जाता है पता ही नहीं चलता। आदित्य अपनी जगह से उठकर कहता है, चलो घर चलते हैं। काव्या भी अपनी जगह से खड़ी होती है और आदित्य के आगे आगे चल जाती है। काव्या भी उनके पीछे चली जाती है। कुछ ही देर में दोनों विला पहुंच जाते हैं। आदित्य बिना कुछ कहे बाहर निकलकर विला में चला जाता है। काव्या भी कार से उतरकर अंदर चली जाती है। अनुराग के कहे मुताबिक डिनर के लिए भी कोई आने वाला नहीं था। काव्या डिनर करके ऊपर चली जाती है। आदित्य इधर उधर करवटें लिए सोने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर काव्या सीधे बेड पर उसके बिल्कुल करीब लेट जाती है और उसे बाहों में भर लेती है। आदित्य उसे देखने लगता है तो काव्या कहती है, आपको इतनी जरूरत है, आपको इनकी जरूरत है। आदित्य काव्या के हाथों को अपने ऊपर से हटा देता है। जैसे काव्या को लगता है कि आदित्य उसकी इस तरह करने से नाराज हो गया है, लेकिन आदित्य काव्या को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और कसकर बाहों में भर लेता है और एकदम से कानों में जाकर कहता है, अगर हेल्प कर रही हो तो अच्छे से करो, अकेलेपन को दूर कर रही हो तो करीबी को बढ़ाओ, हक जताना चाहती हो तो बिना कोई एक्सप्लेनेशन से जताओ। काव्या उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हेल्प करना तो चाहती हूँ लेकिन सोचती हूँ आपको पसंद नहीं आएगा, तो अकेलेपन को दूर तो करना चाहती हूँ लेकिन सोचती हूँ आपको करीबी पसंद नहीं आई, तो हक तो जताना चाहती हूँ लेकिन सोचती हूँ आपको मेरा हक जताना सही नहीं लगा। तो अब आदित्य कुछ नहीं कहता और काव्या की गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लेता है। आदित्य की सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर काव्या को अजीब सी फीलिंग होने लगती है। काव्या खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन रुकना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। एकदम से काव्या के होठ आदित्य के सीने पर चलने लगते हैं। जैसे ही आदित्य को यह एहसास होता है वह आंखें कसकर बंद करते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। काव्या लगातार अपने होठों से सीने से होकर गर्दन पर किस करने लगती है। काव्या किस करते करते एकदम से आदित्य की गर्दन पर बाइट कर लेती है, जिसे आदित्य अपना कंट्रोल खो देता है और वह भी काव्या के गले को किस करना शुरू कर देता है। काव्या एकदम से सिर उठती है और आदित्य को किस करना बंद कर देती है। आदित्य वाइट तरीके से काव्या को किस कर रहा था, जिससे काव्या को थोड़ा दर्द होने लगता है लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। आदित्य अब जोर जोर से काव्या को बाइट करने लगता है। काव्या कसकर आंखें बंद करके आदित्य के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य काव्या के गले से होते हुए होठों तक पहुंच जाता है और बहुत ही वाइल्ड होकर किस करने लगता है। काव्या को अब ऐसे लगने लगता है कि कोई भूखा भेड़िया उसका शिकार कर रहा है। आदित्य काव्या के होठों पर जोर से बाइट करता है, जिससे काव्या के मुंह से न जाते हुए भी चीख निकल जाती है। आवाज सुनते ही आदित्य रुककर काव्या को देखने लगता है। काव्या के होठों से अब खून बह रहा था। ये देखकर आदित्य काव्या के होठों से खून को जीभ से चाटने लगता है। होठों के स्पर्श से आदित्य फिर उत्तेजित होता है और फिर से किस करने लगता है। काव्या की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अचानक से आदित्य को काव्या की सिसकने की आवाज आती है। आदित्य काव्या के होठों को छोड़कर उसको देखने लगता है तो काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर आदित्य की गुस्से में मुठ्ठियां कस जाती हैं। उसे खुद पर भी गुस्सा आने लगता है कि ये वह ऐसे खुद को कंट्रोल कैसे खो सकता है। वैसे तो आदित्य काव्या को थोड़े करीब आते ही आदित्य अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन वह कंट्रोल करता था। आदित्य काव्या के गालों से आंसू को पोंछता है, जो कर उसकी पलकों को चूम लेता है और कसकर बाहों में भर लेता है। आदित्य थोड़ा रूड होकर बोलता है, आइंदा से मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। काव्या अचानक चिल्ला उठती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य काव्या को चेहरे को देखते हुए एकदम से काव्या के चेहरे पर मुरझा जाता है। आदित्य को कुछ अजीब सा लगता है। आदित्य काव्या को उठाने की कोशिश करने लगता है लेकिन काव्या नहीं उठती। वह बेहोश हो चुकी थी। काव्या की हालत से आदित्य घबरा जाता है और सामने रखा गिलास का पानी छिड़कता है। होश में आते ही काव्या दर्द से कर्रा उठती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य को हिलाते हुए कहती है, प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। आदित्य तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि अचानक से काव्या को हुआ क्या। काव्या फिर एक बार बेहोश हो जाती है। आदित्य घबराते हुए कहता है, वाईपी प्लीज़ गेट अप, ओपन द आइस। पर काव्या नहीं उठती। आदित्य जल्दी से कमरे से बाहर जाता है और सौरभ को बुलाकर लाता है। पहले तो सौरभ काव्या को हालत देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि काव्या की गर्दन पर लव बाइट के निशान दिखाई दे रहे थे और होठ भी बिल्कुल सूज चुके थे। सौरभ घूरकर आदित्य को देखा है जैसे कह रहा हो, रोमांस करते करते बेहोश कर दिया और अब इतना घबरा रहा है। आदित्य से नजरें हटाकर सौरभ काव्या को चेक करता है तो एकदम से उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। सौरभ बहुत गंभीर से आदित्य को देखते हुए कहता है, तुझे भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेज वाइल्डनेस को उसकी बेटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सौरभ की बातों से आदित्य के चेहरे एकदम से गिल्ट नजर आने लगता है। सौरभ फिर एक बार कहता है, आदि, जिस तरह तुझे अपनी बॉडी में प्रॉब्लम थी वैसे ही भाभी की भी बॉडी में प्रॉब्लम है। तेरी बाइट करने से दांत का जहर उसकी शरीर में फैल गया और एक दर्द उत्पन्न हुआ जो वह बिल्कुल सह नहीं पाई। आदित्य, तो अब हमें क्या करें? सौरभ, हम नहीं, तुम करोगे। आदित्य, क्या? सौरभ अभी जगह से उठकर अलसाई आवाज में कहता है, भाभी के मेडिकल रिपोर्ट को ढूंढो और उसमें जो दवाइयाँ होंगी उसे लिखकर दे दो, मैं तो चला सोने। आदित्य, अब मुझे कैसे पता चलेगा रिपोर्ट कहाँ है? सौरभ सपाट से कहता है, रोमांस करते हुए तूने सोचा तब तो बड़ा मजा आ रहा था, अब भुगत। सौरभ की बात से आदित्य उसे घूरते देखने लगता है तो सौरभ जल्दी से वहां से भाग जाता है। आदित्य अब थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी सौरभ कमरे में झांकते हुए कहता है, अगर तू अब रोमांस कंटिन्यू नहीं करेगा और भाभी ऐसे ही बेहोश रही तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुझे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कल जब उन्हें होश आएगा तो पूछ लेना। वैसे भी जहर का फैलना धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। जो तुझे ठीक कर सकती है उसे क्या हो सकता है? इतना बोलकर सौरभ जल्दी से भाग जाता। आदित्य काव्या को देखकर उसकी तरफ बढ़ जाता और उसे बाहों में भरकर सो जाता। सुबह के 8 बजे काव्या की आंख धीरे धीरे खुलती है। आंखें खुलते ही काव्या उठकर बैठ जाती है। आदित्य वॉशरूम में रेडी होकर बाहर आता है और काव्या के पास जाकर बैठ जाता है। काव्या कल की बातों को याद करते नजरें झुका लेती है। आदित्य शांति से कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। काव्या एक नजर आदित्य को देखती है और वॉशरूम चली जाती है। फिर कुछ ही देर में बाहर आकर देखती है तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था। दोनों साथ में नाश्ता करते हैं और कार में बैठकर निकल जाते हैं। काव्या इधर उधर देखते हुए पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य बिल्कुल चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता तो काव्या चिढ़ जाती है। कार हॉस्पिटल के सामने रुकती है। हॉस्पिटल को देखते ही काव्या को कल के दर्द याद आने लगते हैं। आदित्य ने जब काव्या की गर्दन को जोर से वाइट किया था तब वो थोड़ा दर्द हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ही वक्त बीतता गया काव्या को ऐसे लगने लगा जैसे वो दर्द से अभी मर जाएगी। उसकी दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वह कराने लगी। दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि काव्या बेहोश हो गई। ये सब सोचते हुए काव्या आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या की तरफ का दरवाजे की तरफ खड़ा हो जाता है। काव्या कार से बाहर आती है और दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर में काव्या की चेकअप का रिपोर्ट आती है। डॉक्टर एक नजर काव्या को देखती है, फिर आदित्य की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ में छोटी सी जहर बहुत जल्दी रिएक्ट करती है।
छोटी सी जहर भी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, चाहे वो आपके दांत का हो या नाखून का। वैसे ये प्रॉब्लम शायद इन्हें बचपन से ही है। आदित्य की नज़र अब काव्या पर चली जाती है। डॉक्टर फिर कहती है इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके शरीर में ही जहर को खत्म करने की ताकत है। लेकिन जिस वक्त ये जहर फैलता है उस वक्त इन्हें ऐसा दर्द होता है जैसे अभी तुरंत मर जाएगी। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप जितना चाहें उतना अपनी वाइफ से सॉफ्ट बिहेव करें। आदित्य रिपोर्ट लेकर काव्या के साथ बाहर जाता है। फिर एक बार कार सड़कों पर दौड़ने लगती है। काव्या अपनी रिपोर्ट को बार बार देख रही थी, जैसे वह कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो। आदित्य का ध्यान काव्या पर नहीं था, क्योंकि वह भी काव्या की रिपोर्ट के बारे में ही सोच रहा था। कुछ ही देर बाद कार फिल्म में रुकती है। काव्या एक नजर आदित्य को देखती है और कार से उतरने लगती है कि आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। काव्या सवालिया नजरों से आदित्य को देखने लगती है। तभी कोई नॉक करता है। आदित्य ग्लास नीचे करता है तो रोकी बाहर खड़ा होता है। रोकी आदित्य को एक दवाई देता है। दवाई लेकर आदित्य ग्लास फिर से ऊपर कर देता है। इस वक्त भी आदित्य ने काव्या का हाथ नहीं छोड़ा था। दवाई लगाने के लिए आदित्य काव्या का हाथ छोड़ देता है। आदित्य थोड़ा झुककर काव्या की गर्दन से बाल हटाता है और काव्या की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। आदित्य अब अपने हाथों से काव्या की गर्दन पर दवाई लगाता है। आदित्य के हाथ से स्पर्श से एक बार फिर से काव्या से उठती है। कुछ ही देर में आदित्य काव्या की गर्दन के हर हिस्से में दवाई लगाता है और थोड़ा झुककर काव्या के माथे को अपने होठों से चूम लेता है। काव्या के हाथ साड़ी से कस जाते हैं। कुछ देर तक जब काव्या को कुछ एहसास नहीं होता तो वह धीरे धीरे आंखें खोलती है। आंखें खोलकर काव्या आदित्य को देखती है, जो अपने फोन को चेक करने में बिजी था। काव्या कार से उतर जाती है। काव्या के उतरते ही आदित्य की कार वहां से चली जाती है। काव्या विला के अंदर जाती है। तभी विशाखा जी काव्या को बुलाती है। काव्या अपनी जगह पर रुक जाती है। विशाखा जी एक थाली लेकर आती है और उसमें से काव्या को प्रसाद देते हुए कहती है कब से हम आपको ढूंढ रहे थे। काव्या प्रसाद देती है और कहती है माँ वो हम बाहर गए थे। दोनों बात कर ही रही थी कि विशाखा जी की नजर काव्या के गले पर चली जाती है, जो बालों से थोड़ा ढीले हुए थे। विशाखा जी काव्या को सोफे पर बैठाती है और काव्या के बालों को साइड करके देखती है तो जगह जगह लव वाइट थे। ये देखकर विशाखा जी काव्या को देखकर पूछती है काव्या क्या ये आदि ने किए। जैसे ही काव्या विशाखा जी का सवाल सुनती है तो थोड़ी सहम जाती है काव्या, क्योंकि इस वक्त विशाखा जी का चेहरा एकदम सीरियस था। काव्या सर झुका लेती है। विशाखा जी काव्या की चिन्ह पकड़कर आंखों में देखते हुए पूछती है बताइए ना काव्या, क्या आदि ने ये निशान आपको दिए हैं। काव्या नजरें झुकाए करके हाँ में सिर हिला देती है। विशाखा जी काव्या का हाथ पकड़कर अपने कमरे में की तरफ ले जाती है। काव्या उसके पीछे चली जाती है। विशाखा जी कमरे में जाकर काव्या को बेड पर बिठाती है और खुद कबर्ड की तरफ जाकर एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आती है। काव्या बस उन्हें देखती रहती है। विशाखा जी काव्या के सामने बेड पर बॉक्स रखती है, फिर उसे खोलकर छोटे बच्चों के कपड़े निकालने लगती है। कपड़ों को देखते हुए विशाखा जी कहती है ये आदि के बचपन के कपड़े हैं। ये सुनते ही काव्या उन कपड़ों को छूने लगती है। कपड़ों को देखते हुए विशाखा जी कहती है आपको पता है काव्या, अर्जुन के बाद आदि हमारे गर्भ में था तो हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। आदि के आने की खुशी में हमने इतनी सारी तैयारियां कर रखी थी कि शायद ही हमें अर्जुन के वक्त की हो। उनकी हर एक चीजों का ध्यान रखा था हमने, उनके कपड़े पहनाना खिलाना सब कुछ। उस वक्त रूहानी भी मायावती के गर्भ में पल रही थी। बस आधे महीने का अंतर था। मैं हर वक्त बस यही सोचती जब आदि का जन्म होगा तो हम अपने हाथों में लेकर सीने से लगा लेंगे। अलग ही खुशियां बिखरी हुई थी। हम तो सोच भी नहीं सकते। उस वक्त माँ भी बहुत ज्यादा खुश थी, पता नहीं क्यों, लेकिन आदि के आने से पहले ही एक अलग ही तरह का सुकून और खुशियां फैली हुई थी। वो हमारे साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन कहते हुए ही जैसे विशाखा जी उन बुरे पलों को याद करके कांप जाने लगती है। ये देखकर काव्या थोड़ी घबरा जाती है। काव्या आवाज देती है माँ माँ। विशाखा जी अचानक चिल्लाती है क्या प्लीज उन्हें मेरे आदि को छोड़ने को कहो। काव्या प्लीज उन्हें मेरे आदि को छोड़ने को कहो, मैं आदि के बिना नहीं रह पाऊंगी। काव्या प्लीज उन्हें मेरे आदि को छोड़ने को कहो, मैं आदि के बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज काव्या उन्हें रोको, मेरे आदि को वो ले जाएंगे। काव्या कुछ समझ ही नहीं पाती कि आखिर विशाखा जी को हुआ क्या है। विशाखा जी का शरीर ढीला पड़ने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। काव्या उन्हें बहुत उठाने की कोशिश करती हो लेकिन उठ नहीं पाती। काव्या जल्दी से जाकर सौरभ को बुलाती है। सौरभ विशाखा जी को चेक करता है और बेड पर रखे सामान को देखकर सौरभ काव्या से पूछता है भाभी क्या आंटी अभी आदि के बचपन के बारे में बोल रही थी। काव्या हाँ में सिर हिला देती है तो सौरभ सारे सामान को अंदर करके कबर्ड में रख देता है। सौरभ काव्या को बाहर चलने के लिए कहता है और दरवाजे को बंद कर देता है। काव्या सवालिया नजरों से सौरभ को देखती है। सौरभ काव्या को देखकर कहता है आंटी को पैनिक अटैक आया है। ये उन्हें हमेशा ही आता है जब वो आदि के बचपन के बारे में याद करती है। काव्या सवाल करती है ऐसा क्या हुआ था उनके बचपन में। सौरभ कहता है वो जो भी शायद ही कोई माँ बर्दाश्त कर सके। इतना बोलते ही सौरभ वहां से चला जाता है। सौरभ की बातों को काव्या बिल्कुल समझ नहीं पाती। काव्या एक नजर विशाखा जी के कमरे की तरफ देखती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। श्रेष्ठा एक होटल में बैठी किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी वो उसे अजीब बातें सुनाई देती है। काम होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। श्रेष्ठा मुड़कर देखती है तो उसे नुकुल दिखाई देता है। आज भी वह किसी लड़की के साथ था। कुछ ही पल में वह लड़की वहां से चली जाती है और नुकुल होटल के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ जाता है। श्रेष्ठा भी उसका पीछा करते हुए दरवाजे के पार पहुंच जाती है। श्रेष्ठा दरवाजे को जोर से धक्का देते हुए खोलती है। अंदर जो नुकुल अभी आया था वह पीछे मुड़कर देखता है। श्रेष्ठा को देखते ही नुकुल कुछ सोचते हुए कहता है तुम तो श्रेया की बहन हो ना। श्रेष्ठा गुस्से से कहती है हाँ। नुकुल का चेहरा अचानक गुस्से में लाल हो जाता है। क्या लेने आई हो तुम यहाँ। श्रेष्ठा एकदम से कहती है मेरी दी तुम्हें कैसे जानती है, तुम तो लड़कियों से गलत काम करवाते हो। नुकुल ओ हेलो मैडम, तुम्हारी दी भी कोई दूध की धुली नहीं है। अमीर बनना था उसे, बहुत अमीर। मैंने उसे अपने काम के बारे में बताया तो वह तुरंत करने के लिए मान गई। 4-5 काम तो उसने आसानी से और आराम से कर ली, लेकिन जब हमने उसे ध्रुव सूर्यवंशी को मारने के लिए भेजा तो खुद मरकर आ गई। इतना बड़ा लॉस कर दिया तुम्हारी बहन ने। श्रेष्ठा जैसे ये सब सुनती है तो गुस्से से नुकुल को मारने लगती है और कहती है झूठ बोल रहे हो तुम, मेरी दी ऐसे नहीं थी। नुकुल खुद को छोड़ता है और अपने फोन पर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें श्रेया नुकुल से ध्रुव की मारने की डील कर रही थी। वीडियो देखते ही श्रेष्ठा उल्टे कदमों से बाहर चली जाती है और होटल रूम से बाहर चली जाती है। श्रेष्ठा भागते भागते पहाड़ी की ढलान में पहुंच जाती है। श्रेष्ठा बार बार वही वीडियो याद आने लगता है। श्रेष्ठा अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर चिल्लाती है नहीं 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 दी, आपने ऐसा नहीं कर, आप ऐसा नहीं कर सकती। कुछ पैसों के लिए आप किसी की जान कैसे ले सकती हैं। श्रेष्ठा बोलते बोलते रोते हुए घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है ये आपने क्या कर दिया दी, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कितनी अकेली पड़ जाऊंगी, आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। श्रेष्ठा को अब ध्रुव को जहर देना याद आता है। श्रेष्ठा अपनी जगह से उठी और कहती है गलती तो मैंने भी की है ना, मैंने भी बिना किसी वजह से ध्रुव को मार दिया। जो वजह थी वह तो खुद गलत निकली। अब गलत का साथ देने वाला भी तो गलत होता है, तो गलती की सजा तो मिली ही है। दी मैं भी आपके पास आ रही हूँ ये पूछने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया। आपके लिए पैसे कब से पैसे रिश्ते से बढ़कर हो गए। श्रेष्ठा पहाड़ियों को देखते हुए आगे बढ़ने लगती है। श्रेष्ठा पहाड़ी से कूदने ही वाली थी कि कोई उसके हाथों को पकड़कर खींच लेता है, जिसे वह सीधे उसके सीने से लग जाती है। श्रेष्ठा को उसके बदन में जानी पहचानी खुशबू आती है। श्रेष्ठा आंखें उठाकर देखती है तो ध्रुव का चेहरा दिखता है। श्रेष्ठा एकदम से उसे अलग होती है और हकलाते हुए कहती है तुम
तो मर गए थे ना। ध्रुव कहता है हाँ सिर्फ तुम्हारी नजरों में। श्रेष्ठा अचानक ही उसके पास दौड़कर जाती है और गले लगकर रोते हुए कहती है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ध्रुव श्रेष्ठा के बालों को सहलाते हुए कहता है ऐसे कैसे माफ कर दूं बेबी, तुमने मेरी जान लेनी चाहिए, मैं मरते मरते बचा हूँ, थोड़ी सी भी देर होती तो मैं सीधा ऊपर चले जाता। श्रेष्ठा ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहती है तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ध्रुव डेविल स्माइल देते हुए सोच लो मैं जो बोलूंगा तुम्हें करना पड़ेगा, फिर पछताने का मौका नहीं मिलेगा। श्रेष्ठा हाँ में सिर हिला देती है। ध्रुव श्रेष्ठा की कमर को पकड़कर खींच लेता है और कान में पास जाकर कहता है आई वाट यू बेबी। श्रेष्ठा ये सुनते ही ध्रुव को जोर से धक्का देती है और हैरानी से कहती है व्हाट। ध्रुव फिर से श्रेष्ठा की कमर से पकड़कर खींच लेता है और कहता है क्यों पनिशमेंट पसंद नहीं आई, और वैसे भी हम पहले एक बार ये सब कर चुके हैं। श्रेष्ठा ध्रुव से दूर हटकर कहती है यू बेशरम इडियट हवसी राक्षस हवस की पुजारी, तुम्हें ये सब के अलावा कुछ नहीं सोचता। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव हंसने लगता है तो श्रेष्ठा समझ जाती है कि ध्रुव ये सब उसे परेशान करने के लिए बोल रहा था। श्रेष्ठा ध्रुव के पास जाकर सीने पर मारने लगती है और कहती है तुम बहुत बुरे हो। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को पकड़ लेता है और माथे पर किस करके कहता है आई लव यू बेबी। श्रेष्ठा चिट्टे हुए कहती है बट आई हेट यू। ध्रुव बट आई लव यू। श्रेष्ठा आई हेट यू। ध्रुव आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। श्रेष्ठा आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। ध्रुव आई हेट यू। श्रेष्ठा एकदम से आई लव यू। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और श्रेष्ठा के माथे पर किस करते हुए कसकर बाहों में भर लेता है आई लव यू टू। श्रेष्ठा इस बार कुछ नहीं बोलती, अपनी आंखें बंद करके ध्रुव को महसूस करने लगती है। ध्रुव भी अपनी आंखें बंद करके श्रेष्ठा को महसूस करने लगता है। दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी, पहाड़ों की ढलान में चलती ठंडी हवा उनको छूकर निकल रही थी। रात के करीब 11 बजे आदित्य विला में पहुंचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। दरवाजा खोलते ही उसकी नजरें सीधा काव्या पर जाती है। काव्या उसी का इंतजार कर रही थी। आदित्य के आते ही काव्या भी नजरें उठाकर उसे देखने लगती है। आदित्य काव्या से नजरें हटाकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर में आदित्य फ्रेश होकर सीधा काव्या के पास जाकर बैठ जाता है। अब दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती हैं। आदित्य अपने हाथ बढ़ाकर काव्या के बालों को साइड करता है और उसकी गर्दन को देखने लगता है। दवाई के असर से अब तक चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। दवाई को देखकर चोट को देखकर आदित्य काव्या को देखने लगता है जैसे आंखें बंद करके बैठी हुई थी। आदित्य बिना कुछ बोले वहां से उठकर साइड में जाकर लेट जाता है। काव्या अपनी आंखें खोलकर देखती है तो आदित्य उसकी तरफ पीट करके लेटा हुआ था। काव्या के मन में एक अजीब सा डर पैदा होता है, शायद दूरियों का डर था। काव्या बहुत देर तक आदित्य को देखती रहती है, फिर खुद भी लेट जाती है। कुछ ही देर में दोनों ही नींद की आंखें में चले जाते हैं। अगली सुबह जब काव्या की आंख खुलती है तो वह देखती है ना बेड पर कोई होता है और ना ही पूरे कमरे में। काव्या वॉशरूम जाकर रेडी होती है और नीचे चली जाती है। काव्या अनुराग को ढूंढती हुई कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में अनुराग अपने जूते के लेस बांधते हुए फोन पर कहता है हाँ यार बस अभी निकल रहा हूँ, बस इतना बोलते ही कॉल कट कर रख देता है। अनुराग पूरी तरह से रेडी होकर सर ऊपर करता है और उसकी नजर काव्या पर पड़ती है। अनुराग उठते हुए क्या हुआ भाभी, काव्या आप कहीं जा रहे हैं? अनुराग तुरंत कहता है हाँ दोस्त ने बुलाया है तो हम उनके साथ जा रहे हैं। काव्या काफी नरमी से कहती है वो अच्छा ठीक है। काव्या को देखते हुए अनुराग सवाल करता है भाभी आपको कहीं जाना था? काव्या हाँ वो हमें मंदिर जाना था। अनुराग अपना फोन को उठाकर ठीक है फिर मैं अपने दोस्त को मना कर देता हूँ। काव्या हैरानी से अनुराग को देखती है फिर जल्दी से उसके साथ हाथ में फोन छीनकर कहती है ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने दोस्त के साथ जाइए, हम मंदिर चले जाएंगे। अनुराग कंफर्म करते हुए पूछता है अरे यू आर यू श्योर भाभी? काव्या हाँ में सिर हिला देती है तो अनुराग अपना फोन लेता है और काव्या को साइड हक करके बाय बोलकर चला जाता है। काव्या भी विला से निकलती है। उसी वक्त आदि भी विला से निकलता है। आदित्य को देखकर काव्या को एक उम्मीद मिल जाती है, लेकिन आदित्य काफी तेज कदमों से बाहर आकर सीधा कार में बैठ जाता है। उसके बैठते ही कार जाने लगती है। काव्या की उम्मीद पल भर में टूट जाती है। आदित्य को बाहर आते समय काव्या को देखा ही नहीं था। वह अचानक ही मिरर पर देखता है। आदित्य ड्राइवर को पीछे करने के लिए ऑर्डर देता है तो कार सीधे काव्या के सामने रुक जाती है। ये देखकर काव्या थोड़ी चौंक जाती है। आदित्य ग्लास को नीचे करके काव्या को देखकर पूछता है तुम्हें कहीं जाना है? काव्या हमें सिर हिला देती है तो आदित्य उसे बैठने के लिए कहता है। काव्या कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठती है। कार सड़कों पर दौड़ने लगती है। बहुत देर की चुप्पी के बाद आदित्य काव्या को देखते हुए पूछता है तुम्हें अब दर्द तो नहीं हो रहा? काव्या आदित्य की आंखों में देखते हुए कहती है हो रहा है। इतना बोलकर काव्या नजरें फेर लेती है। आदित्य थोड़ा आगे बढ़कर काव्या के बालों को हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है काव्या से रोक लेती है और थोड़ी घुस कर दूर हो जाती है। आदित्य समझ जाता है कि काव्या किसी बात से उसे नाराज है। कार में उन दोनों की अलावा रोकी और ड्राइवर भी थे, इसीलिए आदित्य को यह समय सही नहीं लगा काव्या से पूछने का आखिर वह नाराज क्यों है। आदित्य अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है तो वहीं काव्या खिड़की से बाहर खूबसूरत नज़ारों को देखने में पूरी तरह व्यस्त थी। मंदिर आते ही कार रुकती है। काव्या बिना कुछ बोले कार से निकलकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगती है, अंदर चली जाती है। आदित्य काव्या की तब तक देखता है जब तक कि वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती। काव्या ने न देखते ही आदित्य बोलता है मंदिर के चारों ओर बॉडीगार्ड लगा दो। आगे जो रोकी बैठा था वह तुरंत फोन उठाकर ऑर्डर देता है। कुछ ही देर में आदित्य की कार वहां से चली जाती है और बहुत सारे बॉडीगार्ड की कार एक साथ रुकती है। सभी मंदिर के चारों ओर घेर लेते हैं। काव्या पंडित जी को पूजा का थाल देती है। पंडित जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं आज किसके नाम की पूजा करानी है? काव्या तुरंत कहती है जी अर्जुन के नाम की। पर पंडित जी पूजा के थाल को अंदर ले जाते हैं और काव्या वहां हाथ जोड़े आंखें बंद कर लेती है। वहीं उसके पीछे खड़ी प्रीत उससे नफरत से देख रही थी। उसने काव्या का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसके पीछे से उस देखकर ही समझ गई थी कि ये अर्जुन के परिवार में तो कोई नहीं हो सकती, तो जाहिर से है कि ये अर्जुन की वाइफ है। प्रीत ने काव्या और पंडित जी की बातें सुन ली थी। कुछ ही देर में पूजा करके पंडित जी काव्या को थाल पकड़ा देते हैं। काव्या थाल लेकर पीछे मुड़ती है तो उसकी नजरें सीधे प्रीत पर पड़ती है। प्रीत ने इस वक्त सफेद रंग की अनारकली सूट पहना था। प्रीत मेकअप नहीं किया करती थी, बिल्कुल काव्या की तरह। प्रीत की आंखें ऐसी थी कि कोई भी उसे देख ले तो उसे में खो जाए। प्रीत देखने में बहुत खूबसूरत थी। वहीं प्रीत की नजर जैसे ही काव्या पर पड़ी तो वह उसी में खो जाती है। काव्या पीले रंग की साड़ी में फूलों की तरह खिल रही थी। काव्या प्रीत से थोड़ी ज्यादा खूबसूरत थी। मांग में भरा सिंदूर से वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। काव्या अपने कदम बढ़ाते हुए प्रीत की साइड से निकल जाती है। उसे जाते ही प्रीत नफरत से कहती है तो इसने अर्जुन को अपनी खूबसूरती में रिझाकर मुझे अलग कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद ये अपना खूबसूरत चेहरा देख नहीं पाएगी और ना ही किसी को दिखा पाएगी। इतना बोलकर प्रीत किसी को कॉल करती है और कहती है तुम्हें एक फोटो भेजी है, कुछ घंटों में वह हमारे कब्जे में होनी चाहिए। प्रीत कॉल को कट करके कहती है अब मैं देखती हूँ अर्जुन को मुझसे कौन चिंता है, रास्ते का कांटा तो कुछ ही देर में वशम हो जाएगा। इतना बोलते हुए प्रीत मुस्कुराते हुए मंदिर में पूजा करवाने के लिए चली जाती है। काव्या हर बार की तरह पूजा करने के बाद बेंच पर बैठकर पहाड़ियों के खूबसूरत नजारों को देखने में व्यस्त थी। तभी उसका फोन रिंग होता है। काव्या फोन निकालकर स्क्रीन पर देखती है तो उसकी धड़कनें एकदम बढ़ जाती है। काव्या के फोन पर आदित्य का नाम प्लेस हो रहा था। काव्या कॉल को रिसीव करके करने ही वाली थी कि उसे हाथ एकदम से रुक जाते हैं और वहीं आदित्य की कॉल को इग्नोर करते हुए साइड में रख देती है। आदित्य 6
7 बार कॉल करता है लेकिन काव्या कॉल रिसीव नहीं करती। कुछ पल में काव्या का फोन रिंग करना बंद हो जाता है। काव्या फिर एक बार पहाड़ी की खूबसूरत नजारों में खो जाती है। तभी एक बॉडीगार्ड काव्या की तरफ फोन बढ़ाकर कहता है, मैम बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। काव्या नाराजगी से कहती है, उन्हें कह दीजिए हम बिल्कुल ठीक है और हमें अब किसी से बात करने का मन नहीं है। बॉडीगार्ड की तो डर से पसीने ही छूटने लगते हैं। वह फोन को लेकर स्क्रीन को देखता है तो कॉल कट हो चुका था। उसे देखकर बॉडीगार्ड हाथ की सांस लेते हैं और ये वहां से चले जाते हैं। काव्या की आंखें बंद करके चेयर से टेक लगाकर बैठ जाती है। इधर प्रीत के फोन पर कॉल आता है। वह तुरंत रिसीव करती हुई कहती है, क्या हुआ? उधर से आवाज आती है, सॉरी मैम, लेकिन उन्हें किडनैप करना मुश्किल है। मंदिर के चारों तरफ सिंगानिया के बॉडीगार्ड्स हैं। आदित्य सिंगानिया ने फुल सेफ्टी ही की हुई है। प्रीत गुस्से में कॉल कट कर देती है और कहती है, ये आदित्य सिंगानिया हर बार मेरे रास्ते में आता है। इसे बहुत फिक्र है अपनी भाभी की। कोई बात नहीं, कब तक ये मुझे बच पाएगी? इसे मारना तो मेरे ही हाथ है। प्रीत अब मंदिर से निकल जाती है। वह हर तरफ नजर डालती है तो सच में आदित्य ने बहुत सारी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी कर रखी थी। प्रीत चिट्टे हुए कहती है, सिक्योरिटी तो ऐसे कर रखी है कि कोई सेलिब्रिटी मंदिर में आया हो। या आदित्य सिंगानिया एक मौका तक नहीं देता दुश्मनों को। मेरे प्यार का दुश्मन बना बैठा है। एक तो इससे खड़ूस दादी और एक खड़ूस पोता। इन दोनों की वजह से मैं आज तक अर्जुन से बात तक नहीं कर पाई। प्रीत अब कार की सीट पर टेक कर आंखें बंद करके उस पल को याद करती है जब उन्होंने अरुणी देवी से प्रीत के रिश्ते के लिए बात की थी। एक कमरे में अरुणी देवी किसी रानी की तरह बैठी हुई थी और उसके सामने प्रीत के पिता शंकर राठौर और प्रीत के दादाजी पल्लव सिंह राठौर बैठे हुए थे। पल्लव सिंह राठौर बहुत नरमी से कहते हैं, देखिए हमारे परिवारों के बीच में जो दुश्मनी है उसकी जड़ तो खत्म हो चुकी है, तो ये दुश्मनी किस बात की है? हमें चाहते हैं कि हम हमारी दुश्मनी को छोड़कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। अरुणी देवी फीकी मुस्कान से कहती है, रिश्ते तोड़ने वाले रिश्ते जोड़ने की बात कर रहे हैं, हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी प्रीत तुरंत कहती है, दादी आप वह इतना ही बोलती है कि अरुणी देवी तेज चिल्लाते हुए कहती है, दादी मैं बस अपनी पोतों और पोतियों के लिए हूँ, किसी अजनबी के लिए नहीं, तो आइंदा से याद रखना। प्रीत बिल्कुल चुप हो जाती है। पल्लव सिंह राठौर फिर कहते हैं, देखिए हमें पता है कि हमारे परिवार ने जो आपके परिवार के साथ किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन अब हम होने को तो नहीं टाल सकते। जो होना था वो हो गया। अतीत को भुलाकर आगे की सोचना तो बेहतर होगा। अरुणी देवी सख्ती से कहती है, हम आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर अपनी दर्द को वापस बिल्कुल अपनाना नहीं चाहते। हम लोगों के परिवार के साथ जो आपके परिवार ने नीचे हरकत की उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे और ना ही भूलना चाहते हैं। आज आपके परिवार की वजह से हमारा परिवार अधूरा है जो किसी वक्त पूरा हुआ करता था। इस बार शंकर राठौर कहते हैं, लेकिन इसमें हमारे पापा की क्या गलती थी? जिसने गलती की उसे उसकी सजा मिल चुकी है। अब आप हमें गुनाहगार ठहरा कर क्या साबित करना चाहती हैं? अरुणी देवी, गलती किसी की भी हो, कौन तो एक ही है। कब आप अपनी गद्दारी दिखा दे इसका तो हमें अंदाजा भी नहीं। पर पल्लव सिंह राठौर गुस्से से चिल्लाते हुए उठते हैं। अरुणी देवी भी अपनी जगह से उठकर बोलती है, चिल्लाए मत, ये आपका नहीं हमारा राज्य है। प्रीत अपनी दादा को शांत करते हुए, दादाजी प्लीज शांत हो जाइए। प्रीत पल्लव सिंह राठौर गुस्से से कहते हैं, हम इतनी देर से शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी कहेंगी, हम सुन लेंगे। अरुणी देवी, हमने भी नहीं कहा हमारी बातों को आप सुनी, इसलिए कह रहे हैं अभी इसी वक्त चले जाइए अपने बेटे और पोती को लेकर और समझा दीजिए अपनी पोती को कि अर्जुन इस जन्म में तो क्या इसे कभी किसी जन्म में नहीं मिल सकते, तो उनका पीछा करना या उनसे पानी का ख्वाब देखना छोड़ दे। जैसे ही ये प्रीत सुनती है गुस्से से बुगला जाती है और कहती है, आप मुझे मेरे अर्जुन से अलग नहीं कर सकती। सुना आपने, मैं अर्जुन की होकर रहूंगी और अर्जुन मेरा। इस जन्म क्या हर जन्म में अर्जुन और सिर्फ मेरे बनकर रहेंगे और आप कुछ नहीं कर सकती। अरुणी देवी भी गुस्से से कहती है, अर्जुन क्या, आपको हम अर्जुन की परछाई तक को देखने नहीं देंगे, उन्हें अपना बनाने का सवाल ही नहीं उठता। प्रीत कहती है, हम भी देखते हैं आप हमसे अर्जुन को कैसे दूर करते हैं। अर्जुन सिर्फ हमारा है और जो हमारा होता है वो हमेशा हमारे पास रहता है। अरुणी देवी, अर्जुन आपके ना थे, ना ही है और ना ही हम कभी आपके होने देंगे। अर्जुन वही करते हैं जो हम चाहते हैं, अगर हम कहेंगे तो वह आपको देखेंगे भी नहीं और वैसे भी हमें नहीं लगता उन्हें आपको देखना भी होगा और अब तो सवाल ही नहीं उठता कि हम कभी उन्हें आपको देखने भी देंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप अर्जुन से दूर रहें। इतना बोलते ही अरुणी देवी वहां से चली जाती है। प्रीत गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस लेती है। पल्लव सिंह राठौर और शंकर राठौर तो लाचारी से अपनी पोती को देख रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अरुणी देवी जो कहती है वह करके रहती है। अगर उन्होंने कहा है कि अर्जुन कभी प्रीत की नजर में नहीं आएगी तो इसका मतलब यह है कि वह प्रीत को कभी नहीं देखेगा। उस वक्त के बाद ऐसा ही हुआ। प्रीत हर वक्त सिंगानिया विला के आगे पीछे घूमती रहती, लेकिन उसे अर्जुन की एक झलक तक नहीं दिखी। इस वजह से प्रीत गुस्से में पागल हो गई, न ढंग से सोती न खाती। उसकी हालत देखकर पल्लव सिंह राठौर को बहुत ज्यादा बुरा लगा, साथ ही साथ गुस्सा भी आया। उन्होंने सिंगानिया विला में हमले के बारे में भी सोचा था, लेकिन प्रीत ने मना कर दिया, इस वजह से कि दुश्मनी को फिर से बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो खुद को शांत रखने लगी। फिर उसने सिंगानिया विला की तरफ जाना ही छोड़ दिया। सब एकदम शांत चल रहा था, लेकिन जब प्रीत को पता चला कि अरुणी देवी ने अर्जुन की शादी तय कर दी है तो वो खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाई। वह अपने प्यार को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने हमले की तैयारी करना की सोची। प्रीत ये सब के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसे काव्या का चेहरा याद आता है। काव्या का चेहरा दिखते ही प्रीत गुस्से में मुठ्ठियां कस लेती है। अभी तो प्रीत काव्या को अर्जुन की बाहों में इमेज करने लगी थी, उसके गले में लगते हुए, उसके होठों पर रखकर चूमते हुए और उसे एक ही बिस्तर पर सोते हुए। ये सब सोचते हुए प्रीत गुस्से में पूरी तरह लाल हो गई। उसका मन करता है कि वह अभी तुरंत काव्या को अपने हाथों से बेरहमी से मौत की घाट उतार दे, लेकिन वह ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। वह बस ये सब सोच ही सकती थी। वहीं काव्या काफी देर तक अपने अकेलेपन को गुजारने के बाद मंदिर से निकल जाती है। काव्या के साथ साथ ही चारों तरफ फैले बॉडीगार्ड्स उसके पीछे चले जाते हैं। वहीं आदित्य का ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार काव्या की नाराजगी याद आ रही थी, लेकिन आदित्य अभी समझ नहीं पाया कि आखिर काव्या उसे नाराज होने की वजह क्या है। क्या यह हो सकता है कि उसने जो काव्या के साथ वाइल्ड बिहेव किया था उसकी वजह से जो काव्या की दर्द हुआ था, कहीं काव्या इस वजह से तो नाराज नहीं, लेकिन जो भी हो नाराजगी का कारण तो काव्या ही बता सकती थी। इसीलिए आदित्य अपने सर को झटकर ऑफिस से के कामों में लग जाता है। आई होप दोस्तों आपको स्टोरी पसंद आ रही है और अभी तक आपने स्टोरी को लाइक कर दिया है। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए ना, इसमें आपका कुछ नहीं जाता और मुझे मोटिवेशन मिलता है। विशाखा जी अरुणी देवी के कमरे के दरवाजे पर नोक करती है। नोक करते ही अरुणी देवी विशाखा जी को अंदर बुलाती है। अरुणी देवी कुछ पलों फाइलों को बेड पर फैलाकर चेक कर रही थी। अरुणी देवी विशाखा जी को बैठने का इशारा करते हुए कहती है, क्या हो आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? विशाखा जी बैठ जाती है, फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, माँ आप अब भी मेरे चेहरे को देखकर बता देती हैं कि हम परेशान हैं या नहीं।
अरुणी देवी एक नज़र विशाखा जी को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आखिर बचपन से हमने ही तो आपको गोद में खिलाया है, हम आपके बारे में नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। विशाखा जी बस हमें से हिला देती है। फिर अचानक ही वह एकदम से सीरियस हो जाती है और अरुणी देवी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ हमने आपसे कुछ कहना था। अरुणी देवी अपनी फाइलों को साइड में रखकर विशाखा जी की तरफ देखकर कहती है, आपको इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। विशाखा जी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है। विशाखा जी बोलती है, माँ ये बात हम काफी वक्त से कहना चाहते हैं लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। अरुणी देवी गौर से उसकी बातों को सुन रही थी। विशाखा जी आके कहती है, माँ आपको तो पता है कि अर्जुन को काव्या से पहले हमने बहुत सी लड़कियों की फोटो दिखाई थी, लेकिन वह पहली नजर में ही काव्या के साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए तैयार हो गए। अरुणी देवी बीच में कहती है, हाँ हमें ये पता है। विशाखा जी बोलती है, लेकिन अब तो काव्या आदि के साथ जुड़ गई है और आप तो जानते हैं आदि को उन्हें रिश्ते में बांधना पसंद नहीं है। अरुणी देवी बस विशाखा जी के आगे बोलने का ही इंतजार कर रही थी। विशाखा जी गहरी सांस लेकर कहती है, माँ हमने काव्या की गर्दन पर आदि की प्यार के निशान देखे, इसका मतलब है कि आदि ने काव्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अरुणी देवी को तो बहुत ज्यादा हैरानी होती है। फिर एकदम से खुशी झलकने लगती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, विश इतनी अच्छी बात आप हमें इतनी देर से बता रही हैं। विशाखा जी अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, वही तो माँ समझ नहीं आ रहा कि हमें इस बात पर खुश होना चाहिए या नहीं। अरुणी देवी, क्या मतलब आपका। विशाखा जी अरुणी देवी बिल्कुल पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माँ आप तो अर्जुन और आदि के बारे में अच्छी तरह से जानती है ना। अरुणी देवी विशाखा जी के हाथों पर हाथ रखकर कहती है, हाँ हमने अपने दोनों पोतों के बारे में अच्छे से पता है। विशाखा जी, माँ अब अर्जुन होश में आकर कहने लगेंगे कि वह काव्या को अपना बनाना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे। आपको तो पता है अर्जुन को अपनी जिद के आगे कुछ नहीं दिखता। वह यह तक नहीं देखेंगे कि काव्या किसी और की बन चुकी है। और आदि को जब पता चलेगा कि अर्जुन काव्या को अपना बनाना चाहते हैं तो वह खुद काव्या को साथ छोड़ देंगे। उसे दूर होने में एक वक्त नहीं लगेगा। उस वक्त काव्या तो बिखर जाएगी ना। हमने काव्या की आंखों में देखा है, उन्हें आदि को दिल मन हर तरह से अपना लिया है, दिल से और मन से हर तरह से अपना लिया है, लेकिन आदि ने उसका साथ छोड़ दिया। तो विशाखा जी की हरकत हर एक बातों को सुनकर अरुणी देवी भी थोड़ी परेशान सा हो जाती है। अरुणी देवी कुछ सोचते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो आदि हमारी बात बिल्कुल नहीं टालेगा। और रही बात अर्जुन की जिद की तो हम उन्हें समझा देंगे, या फिर अर्जुन की जिंदगी में भी कोई लड़की लानी होगी ताकि वह काव्या को भूल जाए। विशाखा जी अरुणी देवी की बातों को संतुष्ट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। विशाखा जी परेशान देखकर अरुणी देवी उसकी गालों पर हाथ रखकर कहती है, आप चिंता मत करिए, इस सब कुछ सही होगा। विशाखा जी हमें सिर हिला देती है, जैसे दिख रही हो कि वह अरुणी देवी की बात से सहमत हो। काव्या कमरे से चली में दरवाजे को खोलती है तो अचानक ही आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए दीवार से सटा देता है। काव्या बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखती है, फिर एकदम से नजरें फेर लेती है। आदित्य जब से ऑफिस से आया था, काव्या बस उसे इग्नोर किए जा रही थी। आदित्य काव्या के इर्द गिर्द हाथ रखकर कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। काव्या आदित्य को देखकर भड़कने होती है, कहती है, क्यों इग्नोर करने का परमिशन सिर्फ आपको ही मिलता है। काव्या के बढ़ते हुए कहने पर आदित्य पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे कल रात की बात याद आती है तो वो तुरंत समझ जाता है कि आखिर काव्या नाराज क्यों है। आदित्य काव्या के चेहरे को दोनों हाथों में थाम लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सुबह तुम कह रही थी तुम्हें दर्द हो रहा है। आदित्य को अपनी बातों को टालते हुए देखकर काव्या पूरी तरह से चिढ़ जाती है। वहीं आदित्य के हाथों को अपनी चेहरे से हटाते हुए कहती है, हाँ हमें दर्द हो रहा है, आपकी बिहेवियर से हमें दर्द होता है। जब चाहे करीब आते हैं, जब चाहे दूर जाते हैं, जब चाहे नजरें मिलाते हैं, जब चाहे नजरें फेर लेते हैं, जब चाहे बात करते हैं, न चाहे तो इग्नोर करके चले जाते हैं। ये सब बोलते हुए काव्या की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। काव्या की इन शिकायतों को सुनकर आदित्य काव्या की आंखों में गहराई से देखने की कोशिश करने लगता है। काव्या भी आदित्य के बोलने का वेट करते हुए उसकी आंखों में ही देख रही थी। काव्या ने नम आंखों से आंसू एकदम से चेहरे पर लुढ़क जाते हैं। आदित्य काव्या के आंसू देखते हुए बेचैन हो जाता है और अपने हाथों से उंगलियों से काव्या के बहते आंसू को रोक लेता है। आदित्य काव्या को ले जाकर बेड पर बिठाता है और खुद भी काव्या को बिल्कुल पास बैठता है और काव्या के चेहरे को दोनों हाथों में भरकर आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है इन सब की। दादी और सौरभ के अलावा तुम पहली हो जिसे मैं बात करता हूँ। तुमसे कैसे बात करूं, क्या बात करूं, मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। काव्या बस आदित्य की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। आदित्य आगे कहता है, हर वक्त अकेलेपन से जीता आया हूं, अचानक क्यों रिश्ते में जुड़ जाना, ये सब मेरे लिए अपनापन बहुत मुश्किल है, अपनाना बहुत मुश्किल है। और रही बात तुम्हारे करीब जाने की, तो मैं सच में तुम्हारे करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। काव्या आदित्य की आंखों में डूब सी जाती है। आदित्य थोड़ा आगे बढ़कर काव्या के माथे को और अपने होठों को काफी शिद्दत से चूम लेता है और फिर बाहों में भर लेता है। काव्या भी कसकर पकड़ लेती है। दोनों एकदम शांत सा बैठे एक दूसरे की बाहों में महसूस कर रहे थे। अचानक ही काव्या कहती है, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे। आदित्य काफी खामोश सा जवाब देता है, छोड़ना ना छोड़ना सब किस्मत के हाथ में है, किस्मत रही तो जिंदगी भर साथ निभाऊंगा और किस्मत ने ही नकार दिया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। काव्या तुरंत अलग होकर आदित्य को देखती है। आदित्य भी खाली आंखों से काव्या को देखने लगता है। तभी आदित्य का फोन रिंग होता है। आदित्य फोन की स्क्रीन को देखता है, फिर काव्या के चेहरे को। काव्या एकदम नॉर्मल थी। आदित्य कॉल रिसीव करके कान के पास ले जाता है। उधर से माया की आवाज़ आती है, सर मैम की तबीयत खराब हो जा रही है, वह हर पल आप लोगों को याद करती है। आदित्य, मैं कल ही अच्छे से डॉक्टर को भेज दूंगा, इतना कहकर आदित्य कॉल कट कर देता है। काव्या आदित्य की बहुत करीब थी, इसीलिए उसे सारी बातें सुनाई ली थी। वहीं आदित्य को देखते हुए कहती है, रुखसार को डॉक्टर की नहीं परिवार के साथ की जरूरत है। आदित्य अपने फोन को साइड टेबल पर रखता है और काव्या के बगल में जाकर लेट जाता है। आदित्य काव्या को अपनी बाहों में आने का आंख से इशारा करता है तो काव्या मुस्कुराते हुए झट से आदित्य की बाहों में चली जाती है। आदित्य काव्या को कसकर पकड़ लेता है और सर को सहलाते हुए कहता है, इन सब के बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो। कमजोर शब्द सुनते ही काव्या आदित्य को रोने लगती है। आदित्य के चेहरे पर हर वक्त की तरह ही कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। आदित्य काव्या को देखता है और उसके नाक को पकड़कर कहता है, हर वक्त तुम्हारे नाक पर गुस्सा रहता है, इसका सारा गुस्सा लाती कहाँ, इतना सारा गुस्सा लाती कहाँ से हो। काव्या अपने नाक को छुड़ाकर झट से जवाब देती है, और आपकी फोटो पर कभी मुस्कान ही नहीं होती, इतनी सीरियसनेस लाती कहाँ से है। आदित्य एक पल काव्या की आंखों में देखता है और फिर उसे सीने से छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या भी आंखें बंद कर लेती है। दोनों ही सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। रात के 12 बजे थे। ध्रुव अपने कमरे में आता है। कमरे में पहुंचते ही वह बेड पर नजर डालता है तो वहाँ कोई नहीं था। ध्रुव कमरे के चारों तरफ नजर डालता है, फिर एकदम से उसकी नजर बालकनी में चली जाती है। ध्रुव धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ता है। श्रेष्ठा के पीछे से गले लगा लेता है। श्रेष्ठा ध्रुव को छूते ही पीछे पलटती है। हाथ में लिए फोटो को देखते हुए कहती है, ये कौन है। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों से फोटो को तुरंत छीन लेता है तो श्रेष्ठा गुस्से से भर जाती है। श्रेष्ठा ध्रुव के कॉलर को पकड़कर कहती है, मुझे धोखा दिया ना तो पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी, फिर मैं खुद मर जाऊंगी। ध्रुव अपना कॉलर छुड़ाकर बिना कुछ बोले कमरे से अंदर चला जाता है। श्रेष्ठा भी कमरे के अंदर जाती है तो देखती है ध्रुव उस फोटो को चूमता है और बड़े प्यार से डायरी में रखकर कबर्ड में रख देता है। श्रेष्ठा गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेती है। श्रेष्ठा गुस्से में आगे बढ़कर ध्रुव से कहती है, अगर उस लड़की से प्यार करते हो, उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो तो मुझे यहाँ क्यों रखा है उस लड़की का। श्रेष्ठा इतना ही बोलती है कि ध्रुव गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, काव्या के खिलाफ एक शब्द नहीं। श्रेष्ठा ध्रुव को इतना गुस्से में देखकर डर जाती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ध्रुव को इतने गुस्से में नहीं देखा था। श्रेष्ठा की आंखों में एकदम से आंसू झलकने लगते हैं। ध्रुव श्रेष्ठा के पास आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बेबी
तुम मुझे कुछ भी कहो, किसी के बारे में भी पूछो या कहो, लेकिन काव्या के बारे में ना तो तुम कोई सवाल करोगी और ना ही उसे कुछ बोलोगी। सरिता आंसू गालों पर आ जाते हैं। वह ध्रुव को देखते हुए कहती है, अगर तुम्हारे दिल में काव्या ही है तो मुझे इस धोखे में क्यों रखा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ध्रुव सरिता की आंखों में को पूछता है और अपने सर पर उसके सर का साथ जोड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने किसी धोखे में तुम्हें नहीं रखा। आई रियली लव यू। सरिता के आंसू एक बार फिर गालों पर लुढ़क जाते हैं। जब ये ध्रुव देखता है तो सरिता के होठों पर अपने होठ रख देता है और काफी इंटेंसली सरिता को किस करने लगता है। ध्रुव के होठों को अपने होठों पर महसूस होते ही सरिता अपनी आंखें बंद कर लेती है और कसकर ध्रुव के कंधे को पकड़ लेती है। बहुत देर तक ध्रुव सरिता के होठों को आजाद करता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेट जाता है। खुद भी उसकी बगल में लेटकर सरिता को अपने ऊपर खींच लेता है। सरिता की नजर ध्रुव से मिलती है। ध्रुव सरिता की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मेरे लिए जितनी इंपॉर्टेंट हो उससे भी ज्यादा मेरे लिए काव्या इंपॉर्टेंट है। काव्या वो पहली लड़की है जिसके साथ रहने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। काव्या से तो तुम भी मिल चुकी हो, देखा नहीं कितनी मासूम है उसमें, कितनी मासूमियत है उसमें। वह हर किसी को दर्द से दूर करने की कोशिश करती है, हर पल लोगों के बीच खुशियां बांटती है। सरिता ध्रुव की बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। हाँ, ये सच तो था कि सरिता काव्या से मिल चुकी है और उसने उसकी मासूमियत भी देखी थी। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें पता है जब मैं काव्या से पहली बार मिला था एक अलग ही एहसास था उस पल में। ये हमेशा ही ऐसा ही था, लोगों पर रहम न करने वाला, खून, रेप, जबरदस्ती, इनके अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा। इन सब चीज़ों में से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है, बल्कि घुटन होती है। पर बचपन से मुझे ये सब ही सिखाया गया था, लेकिन जब मेरी लाइफ में काव्या आई तो वही मेरे मुस्कुराने की वजह बन गई। ध्रुव सरिता के बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, जब भी मैं खून खराबा करता तो सुकून ढूंढते हुए मैं काव्या के पास चला जाता, उसके साथ वक्त बिताता। वह हर पल मेरे घुटन को कम करने की वजह बन जाती। उसकी मुस्कुराहट देख मेरे दिल में सुकून सा लगता। धीरे धीरे मुझे काव्या के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा। वह मेरी आदत बन गई, हमेशा उसे मिलता, बातें करता, हर पल उसे अपनी नजरों के सामने देखता। सच में बहुत ज़्यादा लगाव हो गया मुझे उसे। सरिता एकदम से बोली, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? सरिता के इस सवाल पर ध्रुव सरिता की आंखों में देखने लगा। सरिता की आंखों में आज अजीब सा डर दिख रहा था। ध्रुव को खोने का डर, ध्रुव को किसी और का होने का डर। ध्रुव सरिता के माथे को चूमकर कहता है, बेबी तुम आज बिल्कुल भी वो नहीं लग रही हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तुम्हें डर का एक कतरा नहीं था और बिना मतलब आंसू तो बहाते ही नहीं थे। सरिता ध्रुव की आंखों में देखकर कहती है, क्योंकि उस वक्त मुझे किसी के खोने का डर नहीं था, लेकिन अब है। अब मुझे अपने प्यार को खोने का डर है, तुम्हें खोने का डर है। ध्रुव बहुत सीरियसली कहता है, बेबी अगर तुम्हारे मन में डर है तो तुम अभी इसी वक्त मुझे छोड़कर चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इतना बोलते ही ध्रुव सरिता को अपने से अलग करता है और उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है। सरिता बस उसे देखती रहती है। उसे ध्रुव का यूं खुद ही दूर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं ध्रुव बालकनी में खड़ा सिगरेट की लंबी लंबी कस लेने लगता है। कुछ देर तक ध्रुव ऐसे ही सिगरेट की कस लेते रहता है। तब अचानक सरिता ध्रुव की अपनी तरफ पलटती है और खींचकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मार देती है। ध्रुव जो इसके लिए रेडी नहीं था वो थोड़ा पीछे होता है और उसका चेहरा दूसरी साइड हो जाता है। ध्रुव भी एकदम गुस्से से आगे बढ़कर अपना हाथ सरिता पर उठाता है कि उससे पहले सरिता झट से उसका हाथ पकड़कर झटक देती है और अचानक से ध्रुव का गर्दन पकड़कर रेलिंग पर सटा देती है। सरिता इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थी, वहीं ध्रुव भी गुस्से में था। दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। सरिता ध्रुव की गर्दन पर हाथ कसते हुए गुस्से से कहती है, आइंदा छोड़कर जाने की कब बोलना तो फिर मैं तुम्हारी जान से मार दूंगी। क्या समझते हो तुम मुझे? थोड़े सॉफ्टनेस क्या दिखा दी, हल्के में ले रहे हो प्यार के लिए। अगर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ तो वक्त आने पर तुम्हारी जान भी ले सकती हो। और क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो मैं बता दूं कि बेबी भले ही तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, लेकिन मैं जाऊंगी सिर्फ अपनी मर्जी से। सरिता के हाथ बहुत ज्यादा ध्रुव की गर्दन पर कसने से उसकी सांसें लेने में प्रॉब्लम होने लगी। सरिता झटके से ध्रुव की गर्दन को छोड़ती है तो ध्रुव जोर जोर से खांसने लगता है। सरिता ध्रुव की तरफ पानी बढ़ाती है। ध्रुव जल्दी से पानी लेकर पीने लगता है। बहुत देर बाद ध्रुव नॉर्मल होता है तो वहीं सरिता को घूरकर देखने लगता है। फिर अचानक ही उसे होठों पर मुस्कान आ जाती है। सरिता मुस्कुराते देखकर सख्त लहजे में कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा और काव्या का क्या रिश्ता था, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे अलावा किसी और की तरफ देखने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बता दूं कराटे और बॉक्सिंग में गोल्डन मेडलिस्ट हूँ। ऐसी हालत करूंगी तुम्हारा किसी को देखने लायक नहीं रहोगे। ध्रुव सरिता के हाथों को खींचकर अपने पास कर लेता है और जिस हाथ से उसे थप्पड़ मारा था उस हाथ को अपने हाथों से लेकर चूम लेता है। इतना करते ही ध्रुव सरिता की आंखों में देखते हुए कहता है, हमेशा ऐसे ही रहना। सरिता ध्रुव के गालों को देखती है जिसे थप्पड़ के निशान बन चुके थे। सरिता अपने हाथ बढ़ाकर ध्रुव के गालों को छूती है जिससे ध्रुव के मुंह से आ निकल जाती है। सरिता उसे घूरते हुए कहती है, पड़ गया ना थप्पड़, क्या जरूरत थी फालतू की बातें करने की। अब इसका निशान भी अच्छी तरह के दिख रहा है। कल ऑफिस गए तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम क्या बोलोगे? ध्रुव सरिता की कमर पर अपने हाथों को लपेटकर कहता है, कह दूंगा कि मेरी बीवी अपनी बॉक्सिंग का या कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी। सरिता चिट्टे हुए, अपनी बकवास बंद करो। सरिता ध्रुव को अंदर ले जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई लगाकर गालों पर लगाती है। वहीं ध्रुव एक तक सरिता को देख रहा था। गालों पर दवाई लगाकर सरिता ध्रुव को लेटकर का इशारा करती है। ध्रुव चुपचाप लेट जाता है। सरिता भी लेटकर खुद को ध्रुव की बाहों में कैद कर लेती है। सुबह जब काव्या की आंख खुलती है तो सामने देखती है कि उसकी धड़कनें अचानक ही बढ़ जाती है। आदित्य ब्लैक बिजनेस सूट पहने सामने खड़ा था। आदित्य बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। काव्या की तो नजरें ही ऊपर से नहीं हट रही थी, वहीं एकदम आदित्य को ही देखी जा रही थी। वहीं आदित्य अपने फोन में मेल चेक करने में लगा हुआ था। काव्या मन ही मन कहती है, यार ये तो सच में कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। यही वजह थी कि कॉलेज की लड़कियां इसके पीछे पागल की तरफ पड़ी हुई थी। अचानक ही काव्या अपनी जगह से उठी और सीधा आदित्य के पास जाकर गले लगा लेती है। काव्या के अचानक ऐसे करने से आदित्य कुछ समझ नहीं पाता। काव्या आदित्य से अलग होकर थोड़ी अपनी पंजुओं पर खड़ी होकर आदित्य के माथे पर अपने होठ से चूम लेती है। काव्या की हाइट आदित्य से बिल्कुल परफेक्ट थी। काव्या आदित्य के सामने खड़ी थी तो उसके नाक तक पहुंच जाती थी। काव्या के होठों के स्पर्श से आदित्य जम जाता है। काव्या अब ठीक से खड़ी होती होकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य अपने हाथों से अपने माथे को छूता है, फिर काव्या को देखता है। काव्या मुस्कुराते हुए कबर्ड की तरफ जाकर कपड़े लेती है और वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है, आज आप थोड़ी संभल कर रहिए। आदित्य जल्दी से काव्या को कमर से पकड़कर खींच लेता है और सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है, क्यों आज ऐसा क्या है? काव्या भी एकदम से जवाब देती है, ये सवाल आप आईने के सामने जाकर खुद से पूछ लीजिए। इतना बोलते ही काव्या आदित्य से खुद को छोड़ते हैं और वॉशरूम में चली जाती है। वहीं आदित्य एक नजर वॉशरूम की तरफ देखता है, फिर आईने के सामने जाकर खड़ा होकर खुद को देखने लगता है। तभी सौरभ अंदर आता है। आदित्य को आईने के सामने खड़े होकर कुछ खोजते देखकर पूछता है, क्या हुआ आदि, तू आईने से क्या ढूंढ रहा है? आदित्य सौरभ को देखकर काव्या की हरकतों और कई बातों को बताता है। ये सब सुनकर सौरभ हंसने लगता है। सौरभ हंसते हुए कहता है, तू सच में रोमांस के नाम में बस बाइट करना जानता है। आदित्य सौरभ को घूरते हुए देखने लगता है। सौरभ जल्दी से आदित्य के पास आता है और उसे आईने की तरफ मोड़कर कहता है, जब
तू इतना हैंडसम बनकर ऑफिस जाएगा तो लड़कियों की नज़र तो तुझ पर टिकी रहेगी ना। और अगर किसी लड़की ने तुझे पटा लिया तो फिर तू भी सोच भाभी क्या करेगी, भाभी का क्या होगा। इसीलिए तुझे भाभी संभल कर रहने के लिए कह रही थी। आदित्य पहले खुद को आईने में देखता है और फिर से सौरभ को घूरने लगता है। सौरभ सर हिलाते हुए कहता है, यार मैं सच बोल रहा हूँ। आदित्य सौरभ को इग्नोर करके कमरे से बाहर चला जाता है। तो वहीं सौरभ मुंह बनाते हुए कहता है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। तभी काव्या वॉशरूम से बाहर आते हुए कहती है, आप किससे बात कर रहे हैं। सौरभ काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं भाभी किसी से भी नहीं, वो मैं आपको भी बुलाने आया था। आपको सब नीचे बुला रहे हैं। काव्या, ठीक है आप जाइए, मैं आती हूँ। सौरभ कमरे से चला जाता है। काव्या आज रेड कलर की साड़ी पहनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। काव्या अपने बालों को कंघी करने में बिजी थी कि आदित्य अचानक से पीछे से उसके पेट पर अपना हाथ रख देता है। काव्या एकदम से सिर उठती है। वह आईने में देखती है। आदित्य को देखते ही उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। आदित्य काव्या के कान के पास जाकर कहता है, अगर मेरी तारीफ ही करनी थी तो सीधी सीधी कर देती, बात को इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत थी। काव्या की तो हालत ही खराब होने लगती है। आदित्य को इतने पास देखकर आदित्य काव्या को अपनी तरफ पलटा है और उसके माथे पर किस करके कहता है, तभी तो आज थोड़ा संभल कर रहो। आदित्य काव्या से दूर होकर फाइल लेकर बाहर चला जाता है। काव्या अपने आप को आईने में देखती है, फिर आदित्य की बातों को याद करते हुए शर्माते हुए मुस्कुराने लगती है। काव्या नीचे जाकर सबके साथ बैठकर नाश्ता करती है। सब सोफे पर ही बैठे थे। तभी अनुराग अचानक उठकर कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम आज कहीं बाहर घूमने जाएं। सबकी तो आज छुट्टी है, घर में रहकर बोर ही होने वाले हैं। रोमानी झट से कहती है, लेकिन भाई जाएंगे कहाँ। अनुराग को सोचते हुए कहता है, लॉन्ग ड्राइव पर चले। सौरभ भी अनुराग का साथ देते हुए कहता है, हाँ यही सही है। अनुराग अपना फोन निकालते हुए तो ये फिक्स हुआ, तो तसन को भी बुला लेते हैं। तसंज नाम सुनते ही रूहानी का दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन वह एकदम नॉर्मल होकर बैठी हुई थी। अनुराग फोन पर, यार तसंज आना, हम सब जा रहे हैं और वैसे भी तू कुछ ही दिनों बाद यहाँ से चला जाएगा। उधर से तसंज बोलता है, अरे यार सॉरी लेकिन मेरी मीटिंग है आज। अनुराग चिढ़ते हुए कहता है, तुझे काम के अलावा कुछ नहीं दिखता। मैं कुछ नहीं जानता, तू आ रहा है बस, अभी 10 मिनट में हम निकल रहे हैं। इतना बोलते ही बिना तसंज की बात सुने कॉल काट देता है। कुल 10 मिनट बाद सभी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं तसंज कार से टिककर ही बाहर खड़ा था। अनुराग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है तो तसंज को गले लगाकर कहता है, मुझे पता था तू जरूर आएगा। तसंज अनुराग को दूर करके घूर कर देखते हुए कहता है, नहीं आता तो तू कॉल करके मेरा सर खा लेता। अनुराग खुद की तारीफ करते, और अब मैं क्या करूँ, मैं हूँ सबकी फिक्र करने वाला। तसंज चिढ़ते हुए, हाँ हाँ मुझे सब पता है। अनुराग कार में ड्राइविंग सीट पर बैठता है। काव्या उसके बगल में बैठी है। सौरभ रूहानी और रूहानी पीछे वाली सीट पर। अब आखिर में रूहानी बसती है। अनुराग कार से बाहर निकलकर कहता है, रू तू तसंज के साथ आ जा। रूहानी घूरते हुए अनुराग को देखती है, फिर कहती है, कोई बात नहीं आज मैं नहीं जाऊंगी। काव्या जल्दी से बाहर निकलती है और कहती है, आप ये क्या कह रही हैं, आप नहीं गई तो हम भी नहीं जाएंगे। काव्या की बात सुनकर रूहानी एकदम से उसके पास जाकर कहती है, भाभी आप मेरी वजह से ऐसे। काव्या बीच में मैं ही कह दिया, शादी के बाद पहली बार तो आप सब साथ में वक्त बिताने को मिला है और आप ऐसे कर रही हैं। रूहानी काव्या को देखकर, ठीक है भाभी मैं आप सबके साथ जाऊंगी। उसके हाँ बोलते ही काव्या कार में बैठ जाती है। वहीं रूहानी तसंज की कार की तरफ बढ़ जाती है। रूहानी तसंज का कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाती है। उसके बैठते ही तसंज अपनी आंखों पर गोगल्स लगाता है और कार स्टार्ट करता है। रूहानी एक नजर तसंज को देखती है, फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। इधर काव्या खिड़की से बाहर देखकर आदित्य की बातों को याद करते हुए बार बार मुस्कुराने लगती है, जो कार में बैठी हर कोई नोटिस कर रहा था। अनुराग शरारत से कहता है, भाभी ऐसा भी क्या बात है जो आप इतना मुस्कुरा रही हैं, हमें बताइए ताकि हम भी मुस्कुरा सके। काव्या अचानक ही सकपका जाती है और नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। काव्या की हरकत देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। काव्या खुद को नॉर्मल करती है और फिर उसका फोन रिंग होता है। काव्या फोन की स्क्रीन को जैसे ही देखती है तो उसकी हालत फिर से खराब हो जाती है। काव्या के प्लेस हो रहे नाम को सौरभ और अनुराग देख लेते हैं। उन्हें काव्या की हालत देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। काव्या सबको एक नजर देखती है, फिर कॉल रिसीव करती है। काव्या कान के पास फोन लगा लेती है। काव्या बिल्कुल खामोश उधर से बोलने का इंतजार करती है, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आती। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों के साथ मेरी प्यारी प्यारी कहानियां एंजॉय करते रहिए।